ओके सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे। वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर ब्लॉकचेन सीरीज। थोड़ा सा हम बात करेंगे ब्लॉकचेन के बारे में, समझने की कोशिश करते हैं, अपनी छोटी स्मॉल टॉक्स करते हैं। सबसे पहले ब्लॉकचेन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी वर्किंग, मतलब ये कैसे काम करता है। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट मिली है। आप यहाँ से डायरेक्ट लिंक देख सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, जाके आप यहाँ पे देख लेना। बिल्कुल अच्छे से इलुस्ट्रेट करके सारी वर्किंग इसकी समझाई हुई है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ काम कैसे करती है ये सारी बेसिकली चीज़ें। तो सबसे पहले ब्लॉकचेन से आप समझते क्या हो, मतलब चेन्स होंगी ब्लॉक्स की। एक ब्लॉक देखिए, इस फिगर में देखिए थोड़ा, ये ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं स्क्वायर शेप के, क्या कहते हैं इन्हें, क्यूब शेप के। क्यूब्स बनते जा रहे हैं, ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं और ये एक चेन से कनेक्ट होते जा रहे हैं आपस में। एक ब्लॉक बना, वो कनेक्टेड है दूसरे ब्लॉक से, तीसरे ब्लॉक से, चौथे ब्लॉक से। तो वैसे लाइन वाइज लिंक्ड लिस्ट आपने पढ़ा हो, अगर डीएसए में लिंक्ड लिस्ट पढ़ा हो तो बिल्कुल वैसे ही वर्किंग रहेगी कि एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पॉइंट आउट करेगा, दूसरा ब्लॉक तीसरे को पॉइंट आउट करेगा और ये सारे आपस में कनेक्टेड रहेंगे। ऐसे कुछ ब्लॉक चेन का हमारा स्ट्रक्चर रहता है नॉर्मल। उसके बाद अगर इस ब्लॉक में एग्जिस्ट क्या करता है, तीन चार चीजें मेन एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टाइम स्टैम्प। पहले बात तो ब्लॉक्स में मतलब डेटा स्टोर होता है, और उस डेटा का मतलब डेटा क्या होगा कि भाई अभी क्या हो रहा है कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना वगैरह इनकी ट्रांजैक्शंस चलती है कि भाई इस ए पर्सन ने बी को बिटकॉइन भेजा, कितना भेजा, जो भी होगी डेटा में होगी। तो वो डेटा वो ट्रांजैक्शन किस टाइम पर हुई, वो टाइम स्टैम्प रहता है हमारा। देखिए आप ब्लॉक में जैसा यहाँ पे टाइम स्टैम्प दिख रहा है, एक टाइम स्टैम्प रहेगा। मेन चीजें बता देता हूँ यहाँ पे, सॉफ्टवेयर वर्जन को अभी आप इग्नोर मारिए। डिफिकल्टी टारगेट थोड़ा सा बाद में आएंगे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिफिकल्टी टारगेट। प्रीवियस ब्लॉक हैश। सबसे पहले हैश को समझने की कोशिश करो। हैश क्या होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग होती है, लाइक अपना नाम ले लीजिए, XYZ कुछ भी ले लीजिए, मेरा नाम है ध्रुव जैन, तो मैं ध्रुव जैन को अगर स्टोर करवाना चाहता हूँ एज अ डेटा, तो उसे मैं डायरेक्ट स्टोर नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो सिक्योर नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि मैं अपना नाम दूसरों को ना बताना चाहूं, वो अपना जो डेटा है मेरा, मैंने नाम का एक एग्जांपल लिया था लेकिन मैं अपना डेटा दूसरों को नहीं दिखाना चाहता, तो उसको मैं ध्रुव जैन की तरह स्टोर नहीं करवा के, बल्कि एक हैश की तरह। अगर आपने हैश नहीं पढ़ा तो एक छोटी सी वीडियो मैं बाद में बनाने की कोशिश करूंगा। बाकी हैश एक, आप कह सकते हो 16 बिट 64 बिट अलग अलग नंबर ऑफ अल्फाबेट्स की, या क्या कह सकते हैं इसे, हेक्साडेसिमल उसकी स्ट्रिंग होती है। तो वो स्ट्रिंग बनती कैसे, लाइक आपने कुछ भी इनपुट दिया, मैंने इनपुट दिया अपने डेटा में ध्रुव जैन, अपना नाम, नॉर्मल सी चीज है, नाम मैं सबको बताना चाहूंगा, लेकिन अभी एज्यूम करते हो मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, ये मेरा एक डेटा है। या ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे एज्यूम करो कि मैंने 2 सोलाना किसी अपने दोस्त को सेंड करे, ट्रांजैक्शन करी, तो वो मेरा ये डेटा है, मैं दूसरों को नहीं दिखाना चाहता। ये डेटा जो होगा अब मैं स्टोर करवाना चाहता हूं, लेकिन स्टोर तो करवाना पड़ेगा हमें ब्लॉक में। ये स्टोर कैसे करवाऊंगा, ये स्टोर करवाऊंगा मैं एज अ हैश। हैश का होगा, आपने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन पढ़ा होगा अगर, तो होता क्या है उसमें, हमारा जो पासवर्ड स्टोर करवाते हैं हम बैकएंड सर्वर वगैरह में अपना डेटाबेसेस में, तो हम नॉर्मल अपना पासवर्ड डायरेक्टली स्टोर नहीं करवाते, वो एज अ हैश में हम स्टोर करवाते हैं। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, मतलब कि हम अगर पासवर्ड को अपना इनक्रिप्ट करा एक लंबी सी स्ट्रिंग में, और उसे डिक्रिप्ट भी हम कर सकते हैं, मतलब उस स्ट्रिंग से हम वापस अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। लेकिन हैशिंग में ये केस नहीं होता। हैशिंग में ये वन वे होता है कि अगर हमारा ये पासवर्ड है या हमारा डेटा है, ये हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हैश में, एक लंबी सी स्ट्रिंग में रैंडम अल्फाबेट्स जिसमें होते हैं लाइन वाइज, तो वो मतलब वापस डिक्रिप्ट हम उसे नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि मैंने XYZ एक पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हैश जो है हम वापस XYZ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर अगली बार कोई यूजर उस पासवर्ड को दोबारा डालेगा, XYZ नॉर्मल डालेगा, इसे दोबारा इंक्रिप्ट करें तो सेम हैश आएगा, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि पुराने वाला हैश और अब वाला हैश दोनों इक्वल है, तो मतलब पासवर्ड तो सेम होंगे, लेकिन उस हैश को हम डायरेक्टली दोबारा पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये हैशिंग की सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसी कुछ हैशिंग सिस्टम का इसमें यूज होता है। हैशिंग सिस्टम थोड़े बहुत SHA 256 होता है शायद, हाँ SHA-256, वो एक एल्गोरिदम होता है, उसके थ्रू अपने आप जावास्क्रिप्ट में या टाइपस्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं हम, क्रिप्टो करेंसी के लिए ही काम आता है ये।
ब्लॉकचेन में अगर आप क्रिप्टो करेंसी के थोड़े मतलब क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग वगैरह करना चाहते हो तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं। होगा क्या मतलब, इसका मतलब यही है कि हमारा जो हैश का मतलब यही है कि हमारा डेटा एज अ डेटा स्टोर ना हो रहा, हम उसे एज अ हैश स्टोर करवा रहे हो, ताकि कोई आके हमारा डेटा देख नहीं सकता, लेकिन हाँ वेरीफाई कर सकता है कि भाई डेटा ओरिजिनल है, चेंज नहीं करा किसी ने डेटा। तो ये सब कुछ हमारा हैश का रहता है सिस्टम वगैरह। तो इस ब्लॉक का हैश करंट ब्लॉक हैश रहता है, लेकिन एक करंट मतलब ये वाले ब्लॉक में एक प्रीवियस ब्लॉक का हैश भी इंक्लूड रहेगा। जैसे यहाँ पे स्टोर्ड है ये प्रीवियस ब्लॉक हैश, ये रहता है। तो एक चीज टाइम स्टैम्प हो गई, दूसरी चीज प्रीवियस ब्लॉक हैश भी रहेगा, और एक करंट ब्लॉक हैश, ये तीन चीजें रहेंगी। चौथी चीज ट्रांजैक्शन के पूरा डेटा, मतलब ये डेटा वगैरह हमने दिखा रखा है क्योंकि डेटा रहता है भाई ब्लॉक में, पूरा डेटा का एक कंबाइंड स्ट्रक्चर ही तो होता है ब्लॉक। अब सपोज करिए कि ट्रांजैक्शंस हो रही है पर सेकंड, इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही है पर सेकंड, और उसे हम स्टोर करवाना चाहते हैं एज अ ब्लॉक, तो एज्यूम कर सकते हैं मतलब 8 या 10 ट्रांजैक्शंस मिलके एक ब्लॉक बन रही है। एक ब्लॉक में वो डेटा सारा स्टोर्ड है, और वो जब 5 मतलब जितनी भी उसकी लिमिट होगी एक ब्लॉक की, 8 या 10 ट्रांजैक्शंस मिला के एक ब्लॉक बन गया, उसे सिक्योर कर दिया बिल्कुल। नाउन्स वगैरह, नाउन्स ये चीज रह गई, नाउन्स बताना रह गया। नाउन्स होता है मतलब डेटा और हैश के इंक्लूड करके जो ये पूरा एक यूनिक नंबर मिलता है ब्लॉक को, उसे हम नाउन्स कह देते हैं। वो नाउन्स से ही हम वेरीफाई करते हैं कि भाई ये प्रीवियस वाला हैश और ये करंट वाला हैश मतलब सेम डेटा है, ओरिजिनल डेटा है। वेरिफिकेशन वगैरह वाला काम रहता है, इंपॉर्टेंट फिर भी होता है ये, तो मतलब बताना जरूरी था। डिफिकल्टी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिफिकल्टी लेवल आप ये मान सकते हो माइनस, अपने नहीं सुना तो थोड़ा सा माइनर्स के बारे में बता देता हूँ। पहले माइनिंग आपने सुना होगा कि बिटकॉइन की माइनिंग चलती है, इथेरियम की माइनिंग चलती है, बिटकॉइन माइंस होते हैं, इथेरियम माइंस होते हैं। ये होते क्या है, पहली बात तो माइनिंग क्या होती है और ये मतलब माइनिंग करते कैसे है। माइनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पे समझाया हुआ है, आप ये मान लीजिए ट्रांजेक्शन्स करी, 10-12 ट्रांजेक्शन्स हुई, उसका एक ब्लॉक बनाया, उसको मतलब पूरा सिक्योर कर दिया हैशिंग वगैरह करके, पूरा वो सिक्योर हो चुका। अब जो उसके इनपुट पे नंबर ऑफ हैश मतलब ओके, ये हमने स्ट्रिंग बनाई और उसमें लंबी सी एक रैंडम कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग स्टोर है। अब हमें फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग के जो स्टार्टिंग में वो 4 जीरो होने चाहिए, मतलब ऐसी मिलियंस में बिलियंस में स्ट्रिंग स्टोर्ड है अलग अलग हैश की। हमें ढूंढना क्या होता है, माइनर्स का काम क्या रहता है कि ऐसी स्ट्रिंग ढूंढो जिसके स्टार्टिंग में 4 जीरो 5 जीरो, डिफिकल्टी लेवल उतना बढ़ता रहेगा जितने जीरो बढ़ते रहेंगे। लाइक 4 जीरो होगा तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल सा होगा, 5 जीरो होगा तो उतना ज्यादा और बढ़ जाएगा, 6 जीरो होगा तो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब 1 जीरो के फर्क में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल सा तरीका मतलब हम ढूंढेंगे कैसे, माइनर्स का काम रहता है कि ऐसे हैश को ढूंढो जिसमें स्टार्टिंग में 4 जीरो 5 जीरो 6 जीरो जो भी आस्क होगी वो ढूंढनी रहती है माइनर्स को। और ये ढूंढने के लिए ही कंप्यूटेशनल वर्क का यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है। आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं, मतलब कंप्यूटेशनल पावर लगती है अपने पीसी की, लैपटॉप की, या बड़े बड़े सर्वर्स वगैरह की पूरी कंप्यूटेशनल पावर लगती है, उसी का इंसेंटिव मिलता है। थोड़ा बहुत नहीं सुना तो थोड़ा अभी बताऊंगा मैं। होता क्या है नॉर्मल, अभी इजी लैंग्वेज में समझने के लिए क्या कर सकते हैं, फोर लूप से हम नॉर्मल इसमें मतलब बार बार उसे हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि भाई सपोज करो कि 1 का आउटपुट, जैसे हमने इनपुट दिया 1, उसका हैश क्या बनेगा, 2 इनपुट दिया नंबर में, इंटीजर में, तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा हैश में। वो हैश कैसे बनाएंगे हम, SHA-25 SHA-256 एल्गोरिदम के साथ जो मैंने बताया था। मतलब अभी सीखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, मतलब 1 को कन्वर्ट करा, 2 को कन्वर्ट करा, 3 को कन्वर्ट करा, फोर लूप में हम बार बार घूमते जाएंगे जब तक हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग नहीं आ जाती जिसके स्टार्टिंग में 4 जीरोज या 5 जीरोज हो। ठीक है, अब ये 4 जीरोज होंगी तो थोड़ी आराम से मिल जाएगी हमें, मतलब बहुत टाइम लगेगा 4 जीरो में भी, लेकिन 5 जीरो होगी तो और ज्यादा टाइम लगेगा, 6 जीरो में तो और टाइम लगेगा। तो ये कंप्यूटेशनल पावर इसमें बहुत ज्यादा लगेगी, इसी का इंसेंटिव मिलता है माइनर्स को। माइनर्स ने जैसी ही ऐसी स्ट्रिंग पहली ढूंढ ली, उसका उसे इंसेंटिव मिल जाएगा, और इसी को कहते हैं माइनिंग। इसको उसको मतलब फीस वगैरह बहुत कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं उसमें, उसे फीस पे होती है माइनर को। ये सारा कंसेप्ट रहता है माइनर्स का। और बेसिकली सारा खेल इसमें हैश का रहता है। हैश काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्योंकि इसमें सारा डेटा स्टोर्ड है।
तो इसमें जैसे क्या लिखा है कि माइनर्स को अवार्ड दिया जाता है भाई कि करेंसी रिवॉर्ड जो उस ट्रांजेक्शन में होगा, और उसकी फीस, ट्रांजेक्शन फीस भी होती है बीच में, गैस फीस वगैरह 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 जो बाद में होती है, अभी आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो सारी चीज़ों से मिलती है। विनिंग हैश वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिक्योरिटी पूरी रहती है, जैसे मैं आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टोग्राफिक यहाँ पे हैशिंग होती है SHA-25। और फिर डिफिकल्टी टारगेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शंस का यहाँ पे इंसेंटिव मिलता है यहाँ पे माइनर्स को, तो वो सारा कंसेप्ट मैंने आपको हल्का सा बताने की कोशिश करी है। और उसके बाद ब्लॉकचेन पे थोड़ा सा मतलब इसका स्ट्रक्चर आप बेसिकली समझ गए होंगे ना अब तक, कि इसमें ये चीज़ें रहती हैं, कैसे हम स्टोर करवाते हैं, अपने सिक्योर करवाते हैं पूरे डेटा को एज अ ब्लॉक, और इसे मतलब चेन वाइज बांध लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके हाँ, अगर कोई ऐसा मतलब नोटोरियस सा कोई माइनर आ गया, कोई बदमाश सा माइनर आ गया जो मतलब पेमेंट्स को बदलना चाहे, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो वो मतलब कैसे उससे बचा जाता है? बेसिकली ये मेन चेन आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये मेन चेन हुई पूरी, और इसमें अगर आप चाहो कि हम अपनी एक अलग चेन, जैसे गिटहब आपने देखा होगा, गिटहब में कैसे हम अपनी रिपोजिटरी को फोक करके नई रेपो बना लेते थे, वैसी चेन्स में भी होता है, ब्लॉक चेन्स में भी होता है ऐसा कि ये जो मेन चेन जो चलती जा रही है, इसमें हम फोक करके अलग से एक अपनी ब्रांच बना सकते हैं, लेकिन हमारे उसके बनाने का कोई फायदा होगा नहीं। सबसे पहली वजह क्यों? इंपॉर्टेंस मिलती है बड़ी चेन को, जो बिल्कुल मेन चेन है जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक सबसे ज्यादा है, उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस मिलेगी, उसे ही वेरीफाई करके बिल्कुल असली ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी। हमने सपोज करिए कि हमने यहाँ पे फोक करके एक दूसरी यहाँ पे निकाल ली, अपनी चेन ऑफ ब्लॉक्स बना दी उसमें, लेकिन इंपॉर्टेंस बनाने के लिए, हम उसे मेन चेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पूरा नेटवर्क है हमारा, पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर का नेटवर्क है, ब्लॉकचेन एक नेटवर्क ही तो है, अथॉरिटी तो नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इसका सिस्टम फैले हुए हैं, जितने यूजर्स हैं इसके सभी इसके एक तरह से नेटवर्क है, जिनके पास अपना अपना लेजर है, मतलब पूरे ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन सबके पास होती है। तो एक तरह से पूरा नेटवर्क है वर्ल्ड के, और उन कंप्यूटर्स में से मोर देन 50% अगर अटैक करें, मतलब वो जो नोटोरियस माइनर था उसने चेन बनाई, उसे वेरीफाई करने के लिए मोर देन 51%, मतलब मोर देन 50% एग्री कर जाते हैं, सबनेट ऐसा होता है, तो ही उस चेन को ऐसा लेजर चेन माना जाएगा। क्योंकि आप खुद सपोज करोगे कि पूरे वर्ल्ड में जितना नेटवर्क है भाई, एक आदमी के फायदे के लिए, मतलब मोर देन 50% जनता या मोर देन 50% हमारी कम्युनिटी कैसे एग्री कर सकती है इस गलत काम के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इतनी कंप्यूटेशनल पावर एक किसी अथॉरिटी के पास नहीं हो सकती। सिंपल सी ये बात समझिए आप। दूसरी बात, अगर ट्रांजैक्शंस की यहाँ पे बात करी जाए तो थोड़ा करेंसी जेनेसिस के बारे में जान लेते हैं कि कैसे माइनर्स माइन करते हैं अपने क्रिप्टो कॉइन्स को, और वो रिवॉर्ड के उन्हें मतलब होता है कि सोल्व ब्लॉक्स को जो सोल्व करते हैं, बाकी उन्हें फीस वगैरह में एसोसिएटेड में प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन उन्हें मिलती है। सिंपल सी बात मैंने बताई थी। एक इसका फीचर अनोनिमिटी को लेके सबसे बड़ा इसका सबसे बड़ा फीचर है हमारे ब्लॉकचेन का, कि कोई भी अगर पेमेंट करता है, लाइक मैं अगर पेमेंट करता हूं तो मेरी कोई भी डिटेल्स नहीं जाएगी वहां पे। उसमें जाएगा क्या भाई, कि मैंने जो पेमेंट करी, लाइक मैंने सोलाना से पेमेंट करी किसी को, मतलब ट्रांजैक्शन करी सोलाना की, और उसमें सिर्फ ये वेरीफाई होगा कि जो मैंने सोलाना का कॉइन भेजा वो मैंने डबल स्पेंड ना कराओ, डबल ट्रिपल एक मोर देन वंस मैंने स्पेंड ना कराओ, सिर्फ ये वेरिफिकेशन होती है। बाकी मेरी डिटेल्स या किसी और की डिटेल्स वहां पे कुछ शेयर नहीं होती, अनोनिमस यूजर वहां पे एक तरह से शो होगा। इसी चीज के लिए सिक्योरिटी होती है, मतलब कि सिक्योर नेटवर्क है कि किसी की डिटेल्स नहीं जा रही वहां पे, सिर्फ अनोनिमस ये चेक हो रहा है कि भाई कोई सोलाना का भेजा, लाइक मैंने एक सोलाना भेजा किसी को, तो वहां पे ऐसा ना हो कि मेरे पास एक सोलाना वॉलेट में पड़ा हो और मैंने एक वो सोलाना ए को भेज दिया हो, बी को भेज दिया और सी को, तीनों को साथ में भेज दिया हो और तीनों के पास एक एक सोलाना पहुंच गया। बस ये वेरीफाई होता है, एक सोलाना मैं सिर्फ एक बार किसी को भेज सकता हूँ और मेरे पास फिर कट के कितना हो जाएगा, 0 सोलाना, जैसे हमारा नॉर्मल पेमेंट्स होती है बैंक्स में। बैंक भी तो यही करते हैं,
बैंक पे क्या होता है, जो ऑनलाइन पेमेंट होती है वो हम हमारे जैसे कितने भी रुपीस में पैसे पड़े हैं, डॉलर्स में पैसे पड़े हैं, वो हमने स्पेंड कर दिए। अब जो स्पेंड होंगे वो पहले जाएंगे बैंक के पास। मतलब क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हो आप कि जो मैंने पेमेंट करी वो जाएंगे पहले बैंक के पास। बैंक उसे वेरीफाई करेगा कि भाई ये जो कॉइन्स थे, ये जो NFTs अगर आपने सुनी हो, नॉन फंजिबल टोकन्स, तो ये जो कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, ये स्पेंड हो चुके हैं एक बार, तो ये उसे डिस्कार्ड कर देगा, वो हटा देगा, नया कॉइन इशू करेगा बैंक। मतलब रियलिटी में ऐसे नहीं होता, एक एज एग्जाम्पल बिटकॉइन को समझने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा क्रिप्टो करेंसी को, सोलाना के ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ट्रांजैक्शन करी लेट्स से 100 रुपए की, वो बैंक के पास गया, वो उसे 100 रुपए को जो मैंने स्पेंड करे वो उसे डिस्कार्ड कर देगा, अपना 100 रुपए मतलब एक नया 100 रुपीज इशू करेगा, और वो जिसको पेमेंट मैं करना चाह रहा हूँ उसके पास भेज देगा, क्योंकि वो जो नया इशू हुआ उसकी वो अभी 0 ट्रांजैक्शन है, मतलब वो अभी स्पेंड नहीं हुआ। मैंने जो 100 रुपए भेजे वे स्पेंड हो चुके, वो उसे लिए डिस्कार्ड कर देगा, और वो जिसको मैं पेमेंट करना चाहता हूँ वो उसके पास भेज देगा। ऐसे कुछ प्रोसेस चलता है ताकि लेजिटिमेट ऐसे ट्रांजैक्शन बनी रहे कि भाई कोई डबल स्पेंड ना हो रहा हो। अब इसमें इशू हमें नॉर्मल करेंसी में क्या आ रही है कि हम बैंक को भेज रहे हैं, अब हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा बैंक पे कि भाई बैंक ने हमारा 100 रुपये लिए और नया 100 रुपये उसने इशू करे, ये फिर तीसरे को भेजा। ये जो पूरा प्रोसेस है ये सिर्फ ट्रस्ट पे बेस है, जो आजकल का प्रोसेस है ये सिर्फ एक ट्रस्ट पे बेस है। हम ट्रस्ट कर रहे हैं बैंक को, भाई बैंक ये सब काम कर देगा अपनी तरीके से, लेजिट तरीके से। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है? मतलब हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ट्रस्ट तो भैया किसी पे भी नहीं कर सकते, किस पे ही कर लोगे आजकल। और एक बड़ी अथॉरिटी को, जैसे डेटा वगैरह साइड में अगर आप जाओगे तो फेसबुक, गूगल इतने बड़े बड़े डेटाबेसेस संभाल के रख रही है, क्या पता है ये क्या कर रही है उन डेटाज का। अब आपने एक मूवी देखी होगी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उस मूवी का नाम, उसमें मतलब एक हैकर ने, यूएस हैकर ने यूएस गवर्नमेंट में काम करा था, उसमें मतलब सारी चीज़ उसे पता लगी थी अंदर की कि गवर्नमेंट को हर चीज़ का एक्सेस है, कैमरास वगैरह, लैपटॉप्स के कैमरास, फ़ोन कैमरास, वो 24 आवर्स हमें देख सकते हैं। तो करेंसी में भी तो हमें यही प्रॉब्लम आई थी, जैसे 2008 का मैंने क्राइसिस बताया था पिछले वीडियो में, उसमें भी तो यही इशू आया था कि हमने मतलब बैंक्स पे ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था और उसने मतलब सारा गेम पलट दिया यूएस बैंक्स ने। तो वैसे ही हमारा डेटा का अभी फिलहाल क्या चल रहा है, हम फेसबुक, गूगल के डेटाबेसेस पे यकीन कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, अपना सारा डेटा उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या पता वो डेटा का क्या ही करते होंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ब्लॉकचेन का, करेंसी के थ्रू तो ब्लॉकचेन का जन्म हुआ, उसके बाद अब डेटा में कितना आगे जाता है, कितने कैसी इसकी शुरुआत होती है, ये देखना बनता है। बाकी थोड़ा सा मॉडल ऐसा था हमारा ब्लॉकचेन का। आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी फिर मिलते हैं कभी दूसरी वीडियो में।